उसी तरीके का डेमो मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो की लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। दोस्तों हमारा अभी तक के प्रश्न हो चुके थे कि अपरा विद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे। तो हमारा इसमें था कि अपरा विद्या के अंतर्गत वेद शामिल नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है कि पराविद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे वेद, पुराण, दर्शन, भौतिक शास्त्र। तो दोस्तों इसमें हमारे भौतिक शास्त्र आंसर नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पराविद्या के अंतर्गत स्थान दिया गया था तो आध्यात्मिक शिक्षा को, लौकिक शिक्षा को, जीविकोपार्जन की शिक्षा को या सामाजिक शिक्षा को। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा परा होता है वो हमारा वेदों से रिलेटेड है। अब अगर वेदों से रिलेटेड है तो वेदों में दे रखा है कि आध्यात्म के बारे में जानकारी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वैदिक युग में किसी एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैदिक युग में एक वेद के अध्ययन करने वाले छात्रों को स्नातक कहा जाता था, 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को वसु कहा जाता था और 3 वेदों का अध्ययन करने वाले को रुद्र कहा जाता था तथा 4 वेदों के अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता था। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो एक वेद का अध्ययन था वो 12 वर्ष में, 2 वर्ष का अध्ययन था वो 24 वर्ष में, 3 वेदों का अध्ययन था वो 36 वर्ष में और 4 वेदों का अध्ययन था वो 48 वर्ष में कंप्लीट होता था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वैदिक युग में किसी 2 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। तो मैंने आपको बताया ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसु कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वैदिक युग में 4 वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। तो 4 वेदों के अध्ययन करने वाले छात्र को हम स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वैदिक युग में किसी 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। तो दोस्तों स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, रुद्र कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक टोल में शिक्षकों की संख्या होती थी। तो दोस्तों एक टोल में शिक्षकों की संख्या एक ही होती थी और वो भी जो शिक्षक टोल में पढ़ाते थे वही शिक्षक हमारे। दोस्तों इसमें एक ही शिक्षक केवल संस्कृत भाषा का ही शिक्षा प्रदान करता था। तो दोस्तों इसमें एक आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो धर्म और दर्शन की जो उच्च शिक्षा थी वो हमें घटिका में दी जाती थी। तो इसका है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारे 3 होती है, तीन कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा चरण। जो चरण होता है इसमें एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा प्रदान करता था। मतलब एक शिक्षक एक वेद, एक वेद। घटिका जो था वो धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा कई शिक्षक देते थे। धर्म और दर्शन में कई शिक्षक शिक्षा देते थे। टोल में इसमें एक ही शिक्षक केवल संस्कृत भाषा को शिक्षा प्रदान करता था। अब अगला था कि परिषद। दोस्तों सभी बहुत ध्यान से सुन लेना आप, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनते हैं हमारे। अगला हमारा परिषद। इसमें लगभग 10 शिक्षकों की एक परिषद होती थी जो विषयों को शिक्षा प्रदान करती थी। और दोस्तों हमारा एक और है इसी में चतुष्पथी। चतुष्पथी का मतलब है इसमें एक ही शिक्षक दर्शन, पुराण, विधि तथा व्याकरण की शिक्षा देता था। इसे ब्राह्मणीय विद्यालय भी कहा जाता था। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, चतुष्पथी इसमें एक ही शिक्षक दर्शन, पुराण, विधि तथा व्याकरण की शिक्षा देता था। इसे ब्राह्मणीय विद्यालय भी कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला था विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय विशेष चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा सैन्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए विशेष विद्यालय होते थे। अगर पूछा जाए कि विशेष विद्यालय की व्यवस्था किस में होती थी तो वो विशेष विद्यालय में।
ऐसे दोस्तों मैंने आपको 6 बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण और तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि व्याकरण और तर्क शास्त्र की शिक्षा में कहाँ दी जाती थी, यह हमें दी जाती थी किसी विद्यालय में। अब इसमें अगर ऑप्शन विद्यालय नहीं है तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापीठ में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, धर्म दर्शन वेदों तथा व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि धर्म दर्शन वेदों तथा व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों ये दी जाती थी मंदिर महाविद्यालय में। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो मैंने आपको बताया था ना कि समाज हमारा 4 वर्णों में विभाजित था। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वैदिक युग था, इस युग में सिर्फ 3 ही वर्णों को शिक्षा अर्जित करने का अधिकार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शूद्र तथा स्त्रियों की शिक्षा से दूर रखा जाता था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में द्विज का अर्थ है, द्विज का अर्थ है 2 जन्म लेने वाला, 3 जन्म लेने वाला, 1 जन्म लेने वाला या फिर 4 जन्म लेने वाला। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 जन्म लेने वाला व्यक्ति द्विज कहलाता था। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था? बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षा का समापन है वो हमारा समावर्तन संस्कार, पवज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो दोस्तों जो पवज्जा संस्कार है ये बौद्धकालीन शिक्षा का जो शिक्षा प्रारंभ होती थी उसे बोलते थे हम पवज्जा संस्कार। और उपसंपदा संस्कार ये जब बालक 12 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेता था उसके बाद ही उपसंपदा संस्कार होता था, जिससे उपसंपदा और पवज्जा संस्कार को मिला करके 22 वर्ष की उम्र तक उपसंपदा संस्कार होता था। तो दोस्तों इसमें बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था? तो वो होता था समापन संस्कार के द्वारा। दोस्तों इसी में मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन शिक्षक पद्धतियां थी। तो दोस्तों श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब मन में उसका ज्ञान अध्ययन करना और निधिध्यासन मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। तो दोस्तों ये सब हमारा वैदिक काल में होता था। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? तो दोस्तों 2, 3 स्तर, 4 स्तर या फिर 5 स्तर। तो दोस्तों हमारी जो बौद्ध काल था, बौद्ध काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो हमारी 3 स्तर पे की गई थी। तथा हमारा अगर यहीं पे पूछ दे कि वैदिक काल में, तो वैदिक काल में 2 स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ दोस्तों एक चीज़ और पूछी जाती है कि वर्तमान शिक्षा काल में और तथा बौद्धकालीन शिक्षा में क्या सिमिलर है? तो दोस्तों यही सिमिलर है कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में और आज की वर्तमान शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था 3 स्तरों पर ही थी, त्रिस्तरीय ही थी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का केंद्र था। तो चिकित्सा विज्ञान का जो केंद्र था वो हमारा क्या था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर वल्लभी। तो हमारा तक्षशिला था। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। अगर यहीं पे जैन धर्म का पूछ लेते तो महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृत भाषा है। तो दोस्तों प्राकृत भाषा जो है वो संस्कृत का बिगड़ा रूप है, संस्कृत का सुधरा रूप है, हिंदी का बिगड़ा रूप है, हिंदी का सुधरा रूप है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो प्राकृत भाषा थी वो संस्कृत का ही बिगड़ा रूप थी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बौद्धकालीन शिक्षा, जैनकालीन शिक्षा, मुस्लिमकालीन शिक्षा या फिर गुप्तकालीन शिक्षा? तो दोस्तों जो नालंदा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका जो प्रमुख केंद्र था वो था बौद्ध काल में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सभी जाति के वर्गों के लिए। दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में सिर्फ 3 वर्गों की ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसमें शूद्रों तथा स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था तथा बौद्ध काल में सभी जाति, सभी वर्णों तथा महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था थी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्धकालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? तो जो बौद्धकालीन था उस समय उच्च स्तर पे हमारा जो पाठ्यक्रम था वो दो भागों में विभाजित था, मानवीय एवं दैवीय, सामाजिक एवं आर्थिक, धार्मिक एवं लौकिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं लौकिक। अगला प्रश्न है हमारा, संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था श्रमण, सामनेर, दोनों या कोई नहीं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में जब कोई छात्र संघ में प्रवेश करता था तो उसको हम श्रमण और सामनेर, ये हम दोनों कहते थे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक ही कथन है। ये किसने बात कही है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके एग्जाम में कथन से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, तो इसको आपको अच्छे से अध्ययन करके जाना है। तो इसमें AS अल्तेकर, RK मुखर्जी, DP मुखर्जी की, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, RK मुखर्जी ने ये बात कही थी कि बौद्धकालीन शिक्षा तथा हिंदूकालीन शिक्षा या फिर ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक ही रूप है ये। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, तो वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो जीविकोपार्जन करना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय लोगों को अपने जीवन यापन के लिए जो वस्तु की आवश्यकता होती थी वो ऑटोमेटिकली प्राप्त होती रहती थी, लेकिन शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं था। नैतिकता एवं चारित्र के विकास करना, सारण की विकास करना, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ज्ञान अर्जन करना, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, तो बौद्ध काल में ज्ञान अर्जित करना, निर्माण की प्राप्ति, मूल्य विकसित करना, बालिकाओं की शैक्षिक विकास करना। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्माण की प्राप्ति। अगर यहीं पे ऑप्शन निर्माण की प्राप्ति न दिया होता तो इसमें हमारा होता कि ज्ञान अर्जित करना। तो चलिए दोस्तों ये हमारे थे आज के प्रश्न। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इस PDF में बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की लिंक दे दिया, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में हम आपके लिए 50-50 MCQs के आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करके